व्हाट इज क्राइम। तो देखिए कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव के सामाजिक बनने के पूर्व और सामाजिक बनने के पश्चात भी जो क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि ऐसे दुर्गुण जो है, तो मानव हमेशा इन चीजों से पीड़ित रहा है। उसका संघर्ष अन्य प्राणियों से ही नहीं रहा बल्कि अन्य मानव से भी रहा है। तो प्राणियों के साथ साथ वो अपने ही समाज के सामाजिक जो मानव हैं उनसे भी संघर्ष करता रहा है। अतः ऐसा मानव व्यवहार जो समाज की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल समझे गए हैं, तो ध्यान देंगे ऐसे मानव व्यवहार जो समाज की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल समझे गए हैं, वे अपराध की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन काल में जब राज्य का विकास नहीं हुआ था, तब अपराध और पाप, जिसको सिन बोलते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते थे। मतलब अपराध और जो पाप है उसको एक ही चीज समझी जाती थी। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की प्रकृति में परिवर्तन आता गया और सत्ता जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आने लगी, इसी समय विधि को एक निश्चित रूप देने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो यहां से विधि का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब विधि केवल धर्म पर आधारित ना होकर, जैसे आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखेंगे तो जो विकास का काल है उसमें विधि जो है वो धर्म से अलग होने में बहुत समय लगा उसको। तो जैसे जैसे विधि केवल धर्म पर आधारित ना होकर समाज की सभ्यता, सामाजिक मान्यताओं एवं सामाजिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होती गई। साधारण रूप से सामाजिक आचरण के उस स्तर को जिसे शेष समाज बाध्यकारी मानता है, अस्वीकार करना या अपनाने में असमर्थ रहना ही अपराध है। तो वो सामाजिक नियम, प्रारंभ में ऐसा बोला जा सकता है कि वो सामाजिक नियम अगर आपने उनका बहिष्कार कर दिया या आपने उनको अस्वीकार कर दिया, तो वे ही जो है वो अपराध के रूप में पढ़ते गए। अब ये टेफ्ट के अनुसार देखते हैं कि टेफ्ट ने क्या कहा था कि अपराध जो है वो सामाजिक क्षति है, सोशल डैमेज है, जो समाज की मान्यताओं पर आधारित है। अन्य विधि शास्त्रियों की परिभाषा आपको हेमंत सर ने दी थी, जिसमें ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन, बेंथम, कैनी, सदरलैंड वगैरह की थी। और भारतीय दंड संहिता में धारा 40 में भी अपराध को परिभाषित किया गया है। तो क्राइम वर्ड को परिभाषित ना करके अपराध जो शब्द है उसको परिभाषित किया गया है आईपीसी में। तो अब देखेंगे कि टेफ्ट के अनुसार क्या है कि अपराध जो है वो सामाजिक क्षति होती है। और जब इसकी प्रकृति के बारे में विचार करें हम, तो ये बोला जा सकता है कि अपराध एक सामाजिक क्षति के रूप में वैचारिक, तो वैचारिक का मतलब होता है आपकी राय या आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है उसको वैचारिक बोलते हैं। तथा दूसरा कठिन जो शब्द है वो है सापेक्षिक। तो सापेक्षिक का अर्थ होता है समय तथा स्थान के अनुसार बदलने वाला है। तो जब भी विधि की प्रकृति के बारे में विचार किया जाएगा तो इन दो शब्दों को, वैचारिक और सापेक्षिक, इनको ध्यान में रखा जाएगा और ये इनकी प्रकृति, इसकी प्रकृति बता सकते हैं। अब उसके बाद श्री परिपूर्णानंद वर्मा जो हैं, उन्होंने कहा था कि अपराध के कृत्य में, अपराध में जो है कृत्य और कृत्य लोप हैं, जिनके लिए उस व्यक्ति को जो कृत्य अथवा कृत्य लोप का दोषी है विधिक दंड दिया जा सकता है। तो ये परिभाषा है। इसके अनुसार क्या है, वो ही कृत्य या कृत्य लोप, मतलब एक्ट एंड नहीं ओमिशन, दिख रहा है। जो अपराध है ना, जिनके लिए विधिक दंड का प्रावधान है। तो आप इस परिभाषा को देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो धारा 40 में बताया गया है कि दंडनीय जो है, वे कार्य जो दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में, वही अपराध की परिभाषा में शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट जो है अल्बर्ट मोरिस जो है, उनका कहना है कि सिद्धांत रूप में अपराध वे कृत्य हैं जो सत्ताधारियों की दृष्टि में जनहित के अधिक विरुद्ध होने के कारण राज्य द्वारा आपराधिक रूप से निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित कर दिए जाते हैं। तो आपराधिक रूप से निषिद्ध मतलब इनको नहीं किया जाना है, और उनको दंडनीय मतलब अगर आप ये चीजें, इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा।
अब सदरलैंड देखते हैं कि सदरलैंड एक प्रसिद्ध अपराध शास्त्री है। उन्होंने कहा कि अपराध के संबंध में उल्लेख किया है कि जिस प्रकार कीटाणु सिद्धांत सभी बीमारियों का स्पष्टीकरण नहीं देता या दे पाता है, उसी प्रकार यह भी संभव है कि आपराधिक आचरण का कोई भी सिद्धांत सभी आपराधिक व्यवहारों को स्पष्ट न कर सके। ऐसी स्थिति में यह वांछनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों एवं उसमें लागू होने वाले सिद्धांतों को परिभाषित किया जाए, जिससे सभी सिद्धांत निरूपित किए जा सके और सब मिलकर संपूर्ण व्यवहारिक अपराध को स्पष्ट कर सके। सदरलैंड के अनुसार आपराधिक आचरण वह आचरण है जो आपराधिक विधि का उल्लंघन करता है। तो कोई भी कृत्य कितना भी निंदनीय क्यों ना हो, अनैतिक क्यों ना हो, जब तक वह अपराध नहीं हो सकता, जब तक कि वह आपराधिक विधि द्वारा वर्जित ना हो। तो ये एक आवश्यक तत्व आप ये मान सकते हैं कि आपराधिक विधि द्वारा वर्जित होना चाहिए, तो ही वो अपराध है। इसके साथ मार्वर का कहना है कि कानूनों का उल्लंघन करने वाली क्रिया को ही अपराध कहा जाता है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि वैधानिक रूप से रीतियों और परंपराओं को तोड़ना अपराध माना जाता है। समाज के विवेकशील और प्रतिष्ठावान व्यक्ति जिस कार्य को आदिकाल से अनुपयुक्त मानते हैं, सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपराध वह कार्य है जिसमें सामान्य व्यवहार के प्रतिमान का विचलन उत्पन्न होता है। इस प्रकार व्यवहारों के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की कोटि में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल किया गया कोई भी कार्य अपराध कहलाता है। तो ये अपराध की कुछ परिभाषाएं थी और हमने समझने का प्रयास किया। अब देखते हैं कि अपराध की विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ क्राइम। तो हम क्राइम में क्या क्या चीजें पाते हैं, इन चीजों को देखेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला जो है, आपराधिक कृत्यों से सामाजिक हितों को प्रत्यक्ष हानि होती है तथा इसे विधि द्वारा वर्जित होना चाहिए। तो ये दो विशेषताएं इसमें जरूर होनी चाहिए कि वो सामाजिक हितों के प्रतिकूल होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि ये किसी भी विधि द्वारा वर्जित होना चाहिए। कृत्य, और दूसरा देखते हैं कि कृत्य के होने से आचरण होना चाहिए। तो जो आप एक्ट करते हैं उससे कोई कंडक्ट होना चाहिए। तीसरा है कि किए गए कृत्य में आपराधिक आशय का होना आवश्यक है तथा इसे आचरण से संबंधित होना चाहिए। तो मेंस रिया और एक्टस रिया की बात करता है, एक्टस रियस की बात करता है। चौथा देखते हैं कि हानि के लिए आपराधिक विधि में दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये विशिष्टता होना ही चाहिए कि अगर आपको कोई क्षति होती, हानि होती है, तो उसके लिए आपराधिक विधि में दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा देखते हैं कि अपराध विधि में दुराशय का होना अति आवश्यक है। तो दुराशय या मेंस रिया जो है वो होना चाहिए। आपराधिक आशय और आचरण में आपस में संबंध होना चाहिए। तो आपराधिक आशय जो मेंस रिया है उसका और जो आचरण है उसमें संबंध होना चाहिए। और अंतिम बिंदु में अगर देख सकते हैं अपन कि विधि द्वारा वर्जित कार्य में तथा आचरण में युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। तो ये इसका कहने का मतलब सारांश रूप में ये है कि सबसे पहले चीज ये है कि अपराध को कोई भी चीज अपराध बनाती है, उसके लिए आवश्यक है कि दुराशय या मेंस रिया हो, और जो एक्टस रियस है उसमें उसका संबंध हो, और जो परिणाम निकलता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उनमें एक रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, तो ही पूर्णतः अपराध का गठन होता है। अब अपराधों का वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो लैम्बार्ट के अनुसार मतलब अपराधों के वर्गीकरण में देखें कि मनुष्य के व्यवहार में विविधता होने के कारण उन पर आधारित अपराधों में भी विविधता पाई जाती है। तो इन्हीं आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, अपराध का अध्ययन करके इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कुछ वर्गीकरण जो हैं उनमें पहला वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू लैम्बार्ट। तो वो बोलते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने सिचुएशनल ऑफेंसेस का, स्थितिजन्य अपराध। इस वर्ग में वे अपराध आते हैं जो कि मनुष्य द्वारा संयोगवश या परिस्थितिवश कर दिए जाते हैं। तो ये होता है सिचुएशनल ऑफेंस या स्थितिजन्य अपराध। दूसरा
वर्गीकरण उन्होंने किया था नियोजित अपराध, प्लान्ड क्राइम, जो पूर्ण नियोजित योजना के तहत अपराधी की इच्छा से किया जाता है, वो इस वर्ग में आता है। और तीसरा है विश्वासघातक अपराध, क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट। तो वे अपराध जिसमें धोखा प्रमुख तत्व होता है, वे अपराध हैं जो विश्वास के विरुद्ध किए जाते हैं। तो ये 3 वर्गीकरण किया था लैम्बार्ड ने, सिचुएशनल ऑफेंसेस, प्लान्ड क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट, स्थितिजन्य अपराध, नियोजित अपराध और तीसरा विश्वासघातक अपराध। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोंगर पहला इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन किया था। पहला है इकोनॉमिक क्राइम, आर्थिक अपराध, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, सेक्सुअल क्राइम, तीसरा है राजनीतिक अपराध, पॉलिटिकल क्राइम, और चौथा है विधिक अपराध, विविध अपराध, मिसलेनियस क्राइम्स ऑफेंसेस। अब अकॉर्डिंग टू सदरलैंड देखें तो सदरलैंड ने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है साधारण अपराध, सिंपल क्राइम, और दूसरा है श्वेत पोश अपराध, तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स, सदरलैंड के अनुसार। अब सांख्यिकी के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है अपराधों को। तो पहला क्लासिफिकेशन है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट पर्सन। दूसरा वर्गीकरण है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरा वर्गीकरण है राज्य के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट स्टेट। चौथा वर्गीकरण है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, तो क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर। और पांचवा वर्गीकरण है न्याय के विरुद्ध अपराध, तो क्राइम अगेंस्ट जस्टिस। तो स्टैटिस्टिक्स के आधार पे जो ये वर्गीकरण है हमने देखा। अब आईपीसी के आधार पे वर्गीकरण देखते हैं कि पहला है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। दूसरा वर्गीकरण है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरा वर्गीकरण है लेख से संबंधित अपराध, तो ऑफेंसेस अगेन रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स। एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे अगेंस्ट टू डॉक्यूमेंट्स दिया, रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स होगा। फोर्थ है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला अपराध, ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू माइंड। पांचवा फिफ्थ क्लासिफिकेशन है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। छठवां क्लासिफिकेशन है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध, जैसे उदाहरण में राजद्रोही, विद्रोह, जाली नोट चलाना इत्यादि। और सातवां क्लासिफिकेशन है शासकीय सेवकों द्वारा अपराध, तो ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जैसे अवैध पुरस्कार प्राप्त करना या गलत प्रमाण पत्र जारी कर देना, इनके उदाहरण है। अब देखते हैं कि मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके उदाहरण में जैसे मर्डर हो गया, हर्ट हो गया, ग्रेवियस हर्ट हो गया, एब्डक्शन है, रेप है, ये उदाहरण है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो है उसमें चोरी, डकैती, आपराधिक न्यास भंग, और लेख से संबंधित अपराध में जाली नोट छापना, जालसाजी, कूट रचना करना। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले जो अपराध हैं उसमें मानहानि देख सकते हैं। तो ये कुछ अपराध हैं जो वर्गीकरण के उदाहरण हैं। अब इसी क्रम में कल की क्लास में भी ये रिपीट मतलब हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको कि अपराध एवं अपकृत्य में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि अपराध में सामाजिक अधिकार का अपहरण होता है, जबकि अपकृत्य में व्यक्तिगत अधिकार का अपहरण होता है। दूसरा अंतर है कि अपराध में अपराधी को दंडित किया जाता है, जबकि अपकृत्य में वादी को हानि के लिए क्षतिपूर्ति मिलती है। तीसरा अंतर है अपराध दंड से संबंधित है, जबकि अपकृत्य दीवानी क्षति से संबंधित है। चौथा अंतर है कि अपराध का अभियोजन प्रायः राज्य द्वारा किया जाता है, जबकि अपकृत्य में पीड़ित पक्ष वाद प्रस्तुत करता है। अब अंतर देखते हैं हम अपराध और पाप में। तो क्राइम एंड सिन जो है, पहला अंतर है कि अपराध का संबंध कानून से होता है या कानून का उल्लंघन होता है, जबकि पाप का संबंध धर्म से होता है या धर्म के सिद्धांतों के उल्लंघन से होता है। अपराध में क्षति होना आवश्यक है, जबकि पाप में क्षति होना आवश्यक नहीं है। तीसरा, अपराध के लिए दंड होता है, जबकि पाप के लिए प्रायश्चित होता है। चौथा, अपराधी को सजा देना राज्य का कर्तव्य होता है,
जबकि पापी को दंडित करना ईश्वर का कर्तव्य होता है। पांचवा अंतर है कि अपराध परिवर्तनशील होता है, पाप आदिवादी परंपरा से जुड़ा होता है। अब देखते हैं कि अपराध एवं संविदा भंग, क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला अंतर है कि अपराध का संबंध दंड से होता है, जबकि संविदा भंग का संबंध क्षतिपूर्ति से होता है या सिविल दोष होता है। दूसरा अंतर है कि अपराध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जबकि संविदा भंग वही व्यक्ति कर सकता है जो संविदा का पक्षकार हो। तीसरा अंतर है कि अपराध राज्य द्वारा निर्धारित होता है, संविदा की शर्तें पक्षकारों द्वारा निर्धारित होती हैं। चौथा अंतर है कि अपराध के लिए राज्य द्वारा अभियोजन चलाया जाता है, जबकि संविदा भंग के लिए जो पीड़ित पक्ष होता है और संविदा का जो पक्षकार होता है या संविदा में जो पक्षकार होंगे वो पीड़ित पक्ष जो है वो वाद ला सकता है। और पांचवा अंतर है कि अपराध के लिए व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है, जबकि संविदा भंग के लिए व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये अंतर थे कि अपराध का पाप से, अपराध का अपकृत्य से और अपराध का संविदा भंग से अंतर। अब जो आवश्यक तत्व हैं जो कल आप देख चुके हैं कल की क्लास में, उनको एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली जो मेन रिया और एक्टस रियस है, इन चीजों को प्रमुखता माना जाता है कि ये ही मिलके अपराध का गठन करते हैं। लेकिन इसके अलावा मेंस रिया और एक्टस रियस के अलावा भी तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनका अपराध के गठन के लिए होना जरूरी है। पहला व्यक्ति, दूसरा क्षति, और पांचवा जो है कि कार्य जो है, एक्ट या ओमिशन है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें एक्ट में ओमिशन, एक्ट या ओमिशन के साथ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें एक रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी अपराध का पूर्णतः गठन होता है। अब इसी क्रम में देखते हैं हम कि जो जनरल प्रिंसिपल क्या है अपराध के, आपराधिक सिद्धांत का। तो सामान्य सिद्धांत यह है कि कार्य या लोग मतलब एक्टस रियस और दुराशय मेंस रिया मिलकर अपराध का गठन करते हैं, परंतु यह सिद्धांत जो है इसके भी अपवाद है। अर्थात कभी कभी केवल कार्य और केवल आशय ही अपराध गठित कर देते हैं। तो इस संबंध में देखते हैं कि पहला जो अपवाद है वो अपवाद है संकुचित दायित्व का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और दूसरा जो है वो लोक अवदूषण, पब्लिक न्यूसेंस का। तो संकुचित दायित्व को समझने का प्रयास करते हैं कि जिन मामलों में अधिनियम द्वारा कठोर दायित्व का प्रावधान बना दिया गया हो, उन मामलों में अपराध भावना का होना या न होना असंगत होता है, क्योंकि ऐसे मामलों में विधि विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को आवश्यक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। दूसरी चीज, लोक अवदूषण, पब्लिक न्यूसेंस जो है, जन कल्याण हेतु कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनका उल्लंघन करना मात्र ही दंडनीय घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में ढील दिए जाने से सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। और इसी क्रम में आगे देखें तो विधि की अज्ञानता अपराध मार्जन नहीं मानी जाती, तीसरा पॉइंट, तीसरा अपवाद लिया जा सकता है। चौथा अपवाद में यह लिया जा सकता है कि जहां अपराध भावना साबित करना कठिन हो वहां यह अपवाद हो सकता है सामान्य सिद्धांत। और पांचवा भी है कि ऐसे मामले जिनका स्वरूप तो आपराधिक हो परंतु वे वास्तव में दीवानी विधि से संबंधित हो, तो वह भी सामान्य अपवाद के, सामान्य सिद्धांत के अपवाद माने जा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है और पब्लिक न्यूसेंस है, इन चीजों को हम अलग से क्लास में डिटेल में देखेंगे।